हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम आपको त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे। तो त्रिकोणमिति पढ़ाने से पहले त्रिकोणमिति के विषय में कुछ चर्चा होगी और उसके बाद हम इस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे। बच्चों, बहुत सारे बच्चों से ये सुना गया है कि त्रिकोणमिति चैप्टर जो है बड़ा कठिन होता है। ऐसे बहुत सारे बच्चों से सुना गया है। तो मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और इसके बाद जितनी भी त्रिकोणमिति की वीडियो आती है आप उसको कंटिन्यू केवल देख लीजिए, पूरा एक बार दो बार। उसके बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि त्रिकोणमिति अगर आपके लिए सरल ना हो जाए तो फिर आप कहिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको त्रिकोणमिति एकदम सरल से सरल शब्दों में, सरल से सरल भाषा में समझाने का। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के विषय में त्रिकोणमिति शब्द आया कहाँ से? तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था J.F. हर्बर्ट। उन्होंने 1890 ईस्वी में त्रिकोणमिति शब्द का प्रतिपादन किया और इस त्रिकोणमिति का मतलब होता है, तो त्रिकोणमिति सबसे पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ पर चलेंगे। इसका शाब्दिक मतलब क्या होता है? जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं यहाँ त्रिकोणमिति लिखा है, उसकी अंग्रेजी होती है ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति दो शब्द से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति एक दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है त्रिकोण और दूसरा है मिति। क्या है? मिति। त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण वाला। त्रिकोण का, त्रि मतलब तीन, कोण का मतलब कोण। त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोणों वाला। तीन कोणों वाला का मतलब होता है क्या? त्रिभुज। क्या होता है? त्रिभुज। और मिति का मतलब होता है मापन। क्या होता है? मापन। अर्थात त्रिभुज की भुजाओं का मापन करना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। तो जैसा कि अगर आप इसकी परिभाषा पर जानना चाहें, इसको आप समझना चाहें, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में उसके न्यून कोण के सापेक्ष जो उसमें भुजाओं का अध्ययन किया जाता है वही आपका त्रिकोणमिति कहलाता है। ये तो था कुछ त्रिकोणमिति का शाब्दिक परिचय। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे के क्रम में सबसे पहले तो बच्चों, सबसे पहले जो इसमें हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम त्रिकोणमिति अनुपात। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति अनुपात। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं, त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है कि इसमें आपको तमाम सूत्र मिलेंगे, तमाम फार्मूला मिलेगा। ठीक, यदि आपको फार्मूला नहीं याद होगा तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। आपको अगर त्रिकोणमिति में एक कदम भी आगे बढ़ना है तो वहां पर फार्मूले का यूज करना ही पड़ेगा आपको। अब इतनी सारी फार्मूला है इसमें, हम याद कैसे करें? बड़ी समस्या तो यही है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको फार्मूला याद नहीं, हम आपको फार्मूला बनाना सिखाएंगे कि फार्मूला बना कैसे। तो सारे फार्मूले, जितने भी फार्मूले हैं वो बने कैसे हैं, वो उसके विषय में चर्चा होगी आज। सवाल तो हम बाद में लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति अनुपात पर चलते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात में, त्रिकोणमिति अनुपात में जो सबसे बेसिक जानकारी है, जो सबसे बेसिक सूत्र आपको लेना है वो त्रिकोणमिति अनुपात से लेना है। तो त्रिकोणमिति अनुपात में आपको 6 सूत्र मिलेंगे। वो सबसे बेसिक सूत्र होगा, इसको याद करना ही करना है आपको। ठीक है? तो त्रिकोणमिति अनुपात के सूत्र पर पहुंचने से पहले हम त्रिकोणमिति अनुपात के विषय में जान लेते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में उसकी न्यून कोण के सापेक्ष जो भुजाओं का आनुपातिक संबंध होता है वही आपका त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। पुनः सुन लेते हैं।
किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष उसकी भुजाओं का जो आनुपातिक संबंध होता है वही आपका त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। इस त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको 6 सूत्र मिलेंगे और वो 6 सूत्र आपके एक ट्रिक पर आधारित किया गया है जिसको आप सभी लोग जानते हैं लाल बटे कक्का के नाम से, लाल बटे कक्का के नाम से। जी हाँ दोस्तों, लाल बटे कक्का, ल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण, ए का मतलब होता है आधार। तो चलिए अभी इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे, अभी इसको रहने दीजिए ऐसे लाल बटे कक्का को। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में हम सबसे पहले आते हैं सबसे पहले हम कोई एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। तो बच्चों ये है हमारा समकोण त्रिभुज। अब बड़ी बात ये है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। चलिए पहले इनका नामकरण कर देते हैं ए बी सी, और यहाँ पर हम बी को समकोण लिए हैं अर्थात 90 अंश। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं इसका यह कोण 90 अंश का होता है। यह एक प्रकार का त्रिभुज है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश हो उसी को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। और इस समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का लेंगे और एक कोण हम थीटा मान लेंगे। अब बात यहाँ ये आती है कि पाइथागोरस प्रमेय में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस ने कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है, ध्यान से देखिएगा, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। और फिर उन्होंने बताया कि जिसे हम थीटा माने हुए हैं, थीटा के सामने की भुजा सदैव लंब होती है। अब बात यहां तक पहुंच गई कि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है और थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है। तो इस लंब और कर्ण को मिलाने वाली जो तीसरी भुजा होती है वो आपकी आधार कहलाती है। यहां तक बात क्लियर हो गया? चलिए, जब बात क्लियर हो गया अब हम आनुपातिक संबंध पे चलते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में, त्रिकोणमितीय अनुपात में यही कहा गया किसी भी समकोण त्रिभुज में इस न्यून कोण के सापेक्ष जो भुजाओं का आनुपातिक संबंध होता है वही हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। और इस त्रिकोणमितीय अनुपात में जब आप लंब वाली भुजा और कर्ण वाली भुजा का अनुपात करेंगे तो वहां से आपका साइन थीटा निकलता है। अर्थात इसको हम अपने भाषा में लिखते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। ये 6 सूत्र आपके प्राप्त हो गए। अब इस 6 सूत्र को याद कैसे करना है, बड़ी बात यह भी है। इस भुजा का जब अनुपात निकालेंगे साइन थीटा मिलेगा और आधार और कर्ण की भुजा का जब अनुपात निकालेंगे तो कॉस थीटा मिलेगा। तो इस प्रकार से इस भुजाओं का जो आनुपातिक संबंध है वही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। उस त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको 6 पढ़ने हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण याद करना होगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। जैसा कि अब हम पहुंचते हैं ट्रिक पर। ट्रिक में दिया गया है ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, देख लीजिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण लिखा है। दूसरा वाला हो जाएगा आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो गया। अब ये तीसरा हो जाएगा आपका टैन थीटा। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब हम जब ये 3 ठो आपका फाइनल हो जाए साइन कॉस टैन, फिर उसके बाद जो 3 का नंबर आता है जस्ट इसी का उल्टा हो जाता है। अब यहां से आ जाएगा आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। फिर ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार
और ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो इसे कुछ इस प्रकार से हम याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक अपने पास रखते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका त्रिकोणमिति अनुपात। अब त्रिकोणमिति अनुपात के बाद जो दूसरा नंबर हमारा होता है वो त्रिकोणमिति अनुपात का व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध पर भी 6 सूत्र हैं, उसे भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो हम अगली टॉपिक लेकर आते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण। तो चलिए त्रिकोणमिति अनुपात हो गया। त्रिकोणमिति अनुपात के बाद अब हम त्रिकोणमिति अनुपात का व्युत्क्रम संबंध पर पहुंचते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो इसे आप स्क्रीनशॉट मार के नोट कर सकते हैं। अब हम इसे इरेज करने चल रहे हैं। दोस्तों त्रिकोणमिति अनुपात का व्युत्क्रम संबंध, इस व्युत्क्रम संबंध में भी आपके 6 सूत्र निकलेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। 3 ठो आप याद कर लीजिए, तीन ठो आप उसका जस्ट अपोजिट उल्टा कर दीजिए, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि त्रिकोणमिति अनुपात का व्युत्क्रम संबंध होता है साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा। और tan थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉट थीटा। इस tan थीटा का एक सूत्र और होता है जिसे आप याद कर सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। कॉट थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा। और इसका एक सूत्र और होता है, इसी का जस्ट आप उल्टा कर दीजिए, cos थीटा बटे sin थीटा। सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 बटे साइन थीटा। यह है व्युत्क्रम संबंध। आपने देखा साइन का 1 बटे कोसेक कर लो, साइन का 1 बटे कोसेक, कॉस का 1 बटे सेक कर लो, कॉस का 1 बटे सेक, टैन का 1 बटे कॉट कर लीजिए, 1 बटे कॉट, और इसका होता साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब यह प्रक्रिया उल्टा चलेगा। कॉट थीटा बराबर 1 बटे टैन, सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन। आपने देखा कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक, टैन थीटा बराबर 1 बटे कॉट, कॉट थीटा बराबर 1 बटे टैन, सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन। एक दूसरे का विपरीत होते चले जा रहे हैं। ये था आपका व्युत्क्रम संबंध, और ये व्युत्क्रम संबंध वाला सूत्र आपको जरूर याद होना चाहिए। अब जब ये व्युत्क्रम संबंध हो गया तो अब हम इसके बाद पहुंच रहे हैं तीसरे टॉपिक पर, जो सबसे कंफ्यूजन भरी टॉपिक है। कंफ्यूजन भरी इसलिए है क्योंकि कुछ बच्चों का कहना है कि सर हम लोग टेबल याद करते हैं परंतु टेबल भूल जाते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं टेबल याद करने की चीज है ही नहीं, उसे समझना है, समझने की चीज है। तो चलिए हम बताते हैं कि टेबल बना कैसे है और कैसे सभी कोणों का मान रखा गया है, इसे हम आपको बताते हैं। अब आज के बाद आपको टेबल याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस आज आप केवल समझ लीजिए ध्यान से। तो चलिए देखते हैं। अब हम इसे इरेज करते हैं, इसे आप नोट कर लें। सीरियल बाय सीरियल सारे सूत्र पढ़ाए जा रहे हैं। तो बच्चों आज ऐसा टॉपिक जो सभी बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सर हमें टेबल याद नहीं होता, और यदि याद हो भी गया तो हम भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। तो चलिए आप बने रहिए, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लीजिए। 1 बार नहीं 2 बार देखिए, उसके बाद देखिए आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ना ही आप कभी भूलेंगे इसे। इसमें कैसे किसका मान कितना भरा गया है ये आपको याद नहीं कराया जाएगा, ये आपको बताया जाएगा कि कैसे कितना मान आया है। तो दोस्तों चलते हैं। बस इस पूरे टेबल में जितना मान है, इस पूरे मान में केवल आप 1 लाइन याद कर लीजिए। केवल आप 1 लाइन याद कर लीजिए, आपको पूरा अपने आप याद हो जाएगा।
चलिए, अगर आप एक लाइन भी नहीं याद करना चाहते हैं तो उसका भी हम जुगाड़ दे देते हैं आपको एक लाइन भी नहीं याद करना होगा। हमने यही कहा कि केवल आप साइन का मान याद कर लीजिए, आप पूरा मान भर ले जाएंगे। और यदि आपको एक लाइन भी नहीं याद करना है, आप उसका भी कष्ट नहीं उठाना चाहते हैं, तो हम आपको वो भी बता देते हैं कि आपको एक भी लाइन नहीं याद करनी होगी और ये पूरा टेबल आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। इस टेबल को याद करने के लिए सबसे पहला काम जो होता है हमारा, 0 से लेकर 4 तक की संख्या लिख लो। 0 से लेकर 4 तक की संख्या लिख लीजिए। लिख लिया? पहला प्रोसेस 0 से लेकर 4 तक की संख्या। उसके बाद सभी संख्याओं में 4 से भाग दे दीजिए। जो हमारा दूसरा काम होगा, सभी संख्याओं में 4 से भाग। याद आया? पहला प्रोसेस है हमारा 0 से लेकर 4 तक की संख्या लिख लो। दूसरा प्रोसेस है हमारा सभी संख्याओं में 4 से भाग दे दीजिए। और तीसरा प्रोसेस जो हमारा है, सभी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए। सभी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए। अब वर्गमूल का मतलब क्या होता है? वर्गमूल का मतलब होता है कि सभी संख्याओं को करणी में रख लीजिए। और करणी में जो संख्या होती है उसका मतलब यही होता है कि इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। याद आया क्या? पहला प्रोसेस 0 से लेकर 4 तक की संख्या लिख लेना है, सब में 4 से भाग दिलाना है और सबको करणी में रख देना है। अब यहां से जो हमारा मान प्राप्त होगा वह टोटल साइन का मान आ जाएगा। तो दोस्तों याद करने की जरूरत नहीं पड़ी ना। चलिए देखते हैं। 0 में किसी संख्या से भाग दिलाएंगे, 0 हो जाएगा और 0 का वर्गमूल क्या होता है? 0 होता है। तो साइन 0 का मान 0। अब 1/4 करणी में है तो 1/4 करणी में है, करणी में कोई भी संख्या रहती है तो उसका वर्गमूल ज्ञात करना होता है। तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। यहाँ पर 2 1 के 2, 2 दूना 4 होगा तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो करणी में ही रह जाता है। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो करणी में रह जाता है। 4 का वर्गमूल 2 होता है 2। अब ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, 1 आएगा और 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1। देख लिया दोस्तों? आपको एक लाइन भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, आप इस प्रोसेस के माध्यम से पूरा साइन का मान निकाल लिए। अब साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/2 साइन 60 अंश का मान 3/2 होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। अब आपको चाहिए कोस का मान। तो कॉस का मान जो होता है, इसी साइन के मान को उल्टा कर दीजिए, पूरा कॉस का मान आ जाएगा। कैसे? चलिए उल्टा कर दीजिए। यहां पर 1, फिर इसको फिलअप कीजिए, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। आपने देखा साइन के मान को हमने उल्टा कर दिया, ये पूरा कॉस का मान निकल आया। बस यही तो है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस केवल एक लाइन याद कर लीजिए। अगर एक लाइन नहीं याद है तो इसको बना लीजिए, वो भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां साइन का मान आया उसको उल्टा कर देंगे, कॉस का मान आ जाएगा। अब हमें चाहिए टैन का मान। तो अभी इसके जस्ट पहले जब हमने पढ़ाया था, हमने आपको पढ़ाया था टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब हमें जिसका मान चाहिए उसका मान निकाल लीजिए। हमें चाहिए टैन 0 अंश का मान। तो चलिए देखते हैं टैन 0 अंश का मान कितना होता है। टैन 0 अंश का मान का मतलब होता है साइन 0 अंश का मान और बटे कॉस 0 अंश का मान। तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है, कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। जब 0 में किसी संख्या से भाग दिलाएंगे तो आ जाएगा 0। समझ गए? ठीक उसी प्रकार से अब इसको देख लेते हैं। टैन 30 अंश का मान चाहिए। टैन 30 अंश का मान का मतलब साइन 30 अंश बटे कॉस 30 अंश। अब साइन 30 अंश करेंगे और बटे कॉस 30 अंश करेंगे। यहाँ हमें टैन 30 अंश का मान चाहिए। अब आप देख रहे हैं साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और कॉस 30 अंश का मान होता है करीब 3/2। अब 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा आपका 1/3। तो ये आ गया आपका 1/3। आगे बढ़ते हैं। अब हमें मान चाहिए किसका? अब हमें मान चाहिए टैन 45 का। और टैन 45 का मतलब होता है साइन 45 और बटे कॉस 45। साइन 45 अंश का मान होता है, साइन 45 अंश का मान होता है 1/2
और cos 45 अंश का मान होता है 1 बटे कर्ण 2। ये पूरा कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो आपने देखा tan 45 अंश का मान क्या प्राप्त हुआ, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको चाहिए tan 60 अंश का मान। तो tan 60 अंश का मान चाहिए तो sin 60 और बटे cos 60। आगे बढ़ते हुए क्रम में sin 60 अंश का मान होता है कर्ण 3 बटे 2 और cos 60 अंश का मान होता है 1 बटे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, कर्ण 3 बटे 1 और 1 लिखा नहीं जाएगा, आ जाएगा मान आपका कर्ण में 3। आगे बढ़ते हैं। हमें चाहिए tan 90 अंश का मान। अगर tan 90 अंश का मान चाहिए तो sin 90 और बटे cos 90। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं, sin 90 अंश का मान 1 होता है, cos 90 अंश का मान 0 होता है। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जब किसी संख्या में 0 से भाग दिलाई जाती है, जब किसी संख्या में 0 से भाग दिलाई जाती है तो उसका मान अपरिभाषित अर्थात इन्फिनिटिव आता है। तो ये इस प्रकार से आपका अपरिभाषित मान आ गया। अब आपने देखा दोस्तों, सूत्र के माध्यम से tan का मान आ गया। जब ये tan का मान आ जाए तो आप इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए, ये आपके cot का मान हो जाएगा। तो चलिए उल्टा करते हैं। पहले इनको लिखते हैं, फिर इनको लिखते हैं, फिर इनको लिखते हैं, फिर इनको लिखेंगे और फिर इस जीरो को लिखेंगे। तो आपने देखा tan का उल्टा किया, पूरा cot का मान आ गया। अब आपको चाहिए sec का मान। तो चलिए हम sec का भी मान निकाल ले रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, क्या हम याद करके लिखे हैं? नहीं, आपके सामने ही सब कुछ बना रहे हैं। आप भी इसे सीख सकते हैं जैसे हमने सीखा। हमें भी नहीं याद होता और याद भी नहीं होगा मुझे, हमें भी ये मान याद नहीं होता, हम केवल बना के निकाल लेते हैं, बस 10 सेकंड का काम रहता है। अब कोई भी मान पूछेंगे आप 10 सेकंड में हम बता देंगे। क्यों? क्योंकि हमें निकालने का तरीका पता है, वही तरीका हम आपको सिखा रहे हैं, आप भी सीख लीजिए। आपको चाहिए sec 0 अंश का मान, क्योंकि 0 वाले फिलअप करना है, sec 0 अंश का मान चाहिए। तो आप जानते हैं, अभी व्युत्क्रम संबंध में हमने अभी आपको पढ़ाया है कि sec थीटा बराबर होता है, sec थीटा बराबर होता है 1 बटे cos थीटा, यही ना पढ़ाया था। तो sec 0 अंश का मान चाहिए हमें। तो sec 0 अंश का मान मतलब 1 बटे cos 0 चाहिए। तो 1 बटे cos 0 अंश का मान क्या होता है? cos 0 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। तो जब 1 में 1 से भाग दिलाएंगे तो 1 आएगा, अर्थात sec 0 अंश का मान क्या आया? 1। अब sec 30 अंश का मान चाहिए। sec 30 अंश का मान चाहिए, तो जब sec 30 अंश का मान आपको चाहिए तो 1 बटे cos 30 लिखेंगे। अब 1 बटे cos 30 अंश का मान होता है कर्णी 3 बटे 2। अब जब ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 बटे कर्णी में 3। तो आपका मान क्या प्राप्त हुआ? 2 बटे कर्णी में 3। आगे बढ़ते हैं। अब आपको चाहिए sec 45 अंश का मान। अब sec 45 अंश का मान लाने के लिए हमें 1 बटे cos 45 लिखना पड़ेगा। और 1 बटे cos 45 का मतलब होता है 1 बटे cos 45 अंश का मान होता है 1 बटे कर्णी 2। अब कर्णी 2 का गुणा ऊपर कराएंगे तो कर्णी 2 बटे 1 हो जाएगा, 1 लिखा नहीं जाएगा, अर्थात यहाँ आपका आ गया कर्णी में 2। इसी प्रकार से sec 60 अंश का मान चाहिए। sec 60 अंश के मान के लिए आपको 1 बटे cos 60 रखना पड़ेगा। अब 1 बटे cos 60 का मतलब होता है, cos 60 अंश का मतलब होता है 1 बटे 2। अब 2 का गुणा ऊपर होगा, 2 1 के 2 हो जाएगा, तो इसका मान क्या प्राप्त हुआ? 2। अब आते हैं आपको sec 90 अंश का मान चाहिए। तो जब sec 90 अंश का मान चाहिए तो आपको 1 बटे cos 90 लिखना पड़ेगा। और 1 बटे cos 90 अंश का मान कितना होता है? 0 होता है। अब फिर वही बात समझने की आ गई, जब किसी संख्या में 0 से भाग दिलाएंगे तो इसका मान अपरिभाषित हो जाता है, तो अर्थात इसका मान क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। अब आपने देखा कि सूत्र के माध्यम से हमने sec का मान निकाल लिया। अब इसी sec के मान को अगर हम उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो ये हमारे cosec का मान आ जाएगा। तो चलिए उल्टा कर देते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी, फिर क्या लिखेंगे? 2, फिर क्या लिखेंगे? कर्णी 2, फिर क्या लिखेंगे? 2 बटे कर्णी में 3, और फिर क्या लिखेंगे? 1। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा, टेबल को हमने याद करके नहीं लिखा, हमने सारा का सारा मान आपके सामने बनाकर और इसमें फिलअप कर दिया। आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। हमने कहा था इस पूरे सारणी को याद मत कीजिए, याद करेंगे तो भूल जाएगा। आप इसको बनाना सीख लीजिए। हम भी नहीं याद कर पाते, हम भी भूल जाते हैं। इसे आप बनाना सीख लीजिए। कैसे बनाएंगे? हमने कहा था केवल एक लाइन याद कर लो, पूरा याद हो जाएगा।
अगर वह एक लाइन भी नहीं याद करना चाहते हो तो हमने आपको तरीका दिया। क्या तरीका दिया? हमने यही कहा 0 से लेकर 4 तक की संख्या लिख लो, सब में 4 से भाग दिलाओ, सबका वर्गमूल निकालो, जो वर्गमूल प्राप्त होगा वो टोटल का टोटल साइन का मान आ जाएगा, और जब साइन का मान आ जाएगा उसका उल्टा कर तो कॉस निकल जाएगा, फिर उसको सूत्र पे रख के निकाल लो। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक था। आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। और दोस्तों, यदि आपको समझ में आता है, आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में, तो आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए। विश्वास दिलाता हूँ मैं कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर मैं बड़े ही सरल भाषा में, बड़े ही अच्छे तरीके से आपको ऐसा समझाने का प्रयास करूँगा कि आने वाले दिनों में आज के बाद आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री जो कठिन चैप्टर लग रहा था वह आपके लिए एकदम बेहद ही सरल लगने लगेगा। तो इसी आशा और विश्वास के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, लेकिन इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों में शेयर भी करते रहें, और ये भी हमें बताते रहें यदि कंटेंट अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका ठीक रहा हो, आपको समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आपका कमेंट जो होता है ये हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है। हम बार बार वही बात बता रहे हैं, जब आप कमेंट करते हैं तो हम लोग को हौसला बढ़ता है कि हम लोग कितने अच्छे से और अच्छे तरीके से बताएं आपको। तो इसी बातों के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।